हाईवे के किनारे पहले पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं। उसके बाद सूचना मिलती है कि 4 लाशें और हैं और चारों के चारों बच्चे हैं। कुल मिलाकर के 6 कत्ल हो जाते हैं। अब इस घटनाक्रम की सोशल मीडिया हो या फिर टीवी हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, हर जगह इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। लोगों में एक तरीके का सवाल था कि आखिरकार ये 6 कत्ल किसने किए हैं। पुलिस पर दबाव पड़ रहा था। पुलिस कातिल को ढूंढने की लगातार कोशिशें कर रही थी। आखिरकार पुलिस को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि इस घर के अंदर कातिल छुपा हुआ है। पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद उस व्यक्ति से कहा कि जितने जल्दी हो सके आप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को मजबूरन आप पर गोलियां चलानी पड़ेगी। जैसे ही पुलिस ये हुक्म सुनाती है, वहां पर ये बात करती है, तो तुरंत ही दरवाज़ा खुलता है। पुलिस अलर्ट मोड में आ जाती है। दरवाज़ा खुलने के बाद फिर पूछा जाता है पुलिस से कि आप किसको तलाश कर रहे हो। पुलिस वहां पर बताती है कि हमें एक कातिल की तलाश है और हमें पूरा पक्का भरोसा है कि कातिल इसी घर के अंदर छुपा हुआ है। जैसे ही कातिल का नाम पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कातिल तो जिसको आप तलाश कर रहे हैं, जिस पर आपको पूरा शक है कि उसी ने कत्ल किया है, तो वो अब से लगभग 1.5 महीने पहले मर चुका है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस को बड़ी ही हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। आखिरकार पुलिस का जो मकसद था वो सही कातिल तक पहुंचना था और जिस पर शक था वो मर चुका था। तो कातिल तक अब कैसे पुलिस पहुंचती और ये 6 कत्ल क्यों हुए? आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, जिसने पूरे प्रदेश भर में इस घटनाक्रम को लेकर के हड़कंप जैसी स्थिति पैदा कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है भीलवाड़ा, और बात कर रही हूँ 27 जुलाई 2015 की सुबह सुबह की ये बात है। थाना मांडल पर एक वहाँ पर गांव लगता है अराजिया जिसका नाम है। वहाँ का रहने वाला पूर्व सरपंच बाबूलाल दरअसल वो थाने में फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि साहब ये अजमेर हाईवे पर एक हीरा जी के पास जो खेड़ा गांव लगता है, वहाँ पर सड़क के किनारे 2 लाशें पड़ी हुई हैं। एक महिला है और एक पुरुष है। जैसे ही सूचना पुलिस को यहाँ पर मिलती है, थाने को मिलती है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस मामले को देखते हैं और आप चिंता मत करिए, पुलिस थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच जाएगी। एक टीम तैयार की जाती है और कहा जाता है कि एक जगह डबल मर्डर हुआ है, 2 लाशें पड़ी हुई हैं। क्या मामला है और क्या नहीं, अब इस मामले की पूरी पड़ताल करिए। इससे पहले कि पुलिस निकल पाती, तुरंत ही एक और फ़ोन पहुंचता है और फिर बताया जाता है कि बेड़ा चौराहे के पास बिल्कुल सड़क के किनारे 4 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। और इन 4 बच्चों की जो सूचना मिलती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि रुको, अभी इस टीम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा और दोनों की दोनों टीम जा कर के ये पता करने की कोशिश करो कि आखिरकार फिर पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँचती है खेड़ा गांव के पास। पुलिस को 2 लाशें मिलती है, एक महिला और एक आदमी की। साथ ही चौराहे के पास 4 लाशें मिलती हैं, चारों वहाँ पर बच्चे थे। अब इनके बारे में पुलिस ने ये जानकारी जुटाना शुरू कर दिया वहाँ पर कि कौन है मरने वाला, क्या इसका मामला है। बस एक समानता थी इन दोनों घटनास्थल पर कि जो मारने वाले थे, जो ये हत्यारे थे, इन्होंने किसी धारदार हथियार से बच्चों को भी मारा था और ये जो महिला और पुरुष होते हैं उसको भी मारा था। पुलिस अब ये जानकारी जुटाने में लगी हुई थी कि इन दोनों जगह जो लाशें मिली हैं, जो 6 की 6 लाशें मिली हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है और क्या नहीं है। लेकिन उनके पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं था, उनकी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जिसके आधार पर ये पता चल सके कि आखिरकार मरने वाले कौन हैं, इनके नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कारण है इसका। बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस जानना चाहती थी, लेकिन अभी इनकी लाश की शिनाख्त नहीं हुई थी। फिर सारे के सारे शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद फिर जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि ज़्यादातर को किसी धारदार हथियार से उनके गर्दन पर वार किए गए थे और जो महिला और पुरुष थे उनको कुछ ज़्यादा ही मारा गया था, बहुत ही ज़्यादा ही बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया था। पुलिस आखिरकार जो होती है वो कई दिन बीत जाती है, पुलिस को कोई सफलता वहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। तभी एक डॉक्टर के माध्यम से ये पता चलता है
कि मुझे उनके जो मरा हुआ जो व्यक्ति है उसने शर्ट पहनी हुई थी और शर्ट पर एक स्टिकर लगा हुआ था। आपको स्टिकर से कुछ हेल्प हो सकती है, डॉक्टर ने कहा। पुलिस के लिए अब वो एकमात्र स्टिकर था और उस स्टिकर पर लिखा हुआ था मोरवाड़ टेलर्स निम्बाहेड़ा, और साथ ही लिखा हुआ था उस टेलर के जो शॉप होता है उसका जो मोबाइल नंबर होता है वो। अब पुलिस ने शायद यही पहली उसकी किरण थी जिसके माध्यम से पुलिस को वहाँ पर उस केस में कोई रोशनी नजर आई। फिर पुलिस ने इस पर तो जिया हुआ नंबर जो था उस पर पता किया, तो राजस्थान के जिला चित्तौड़ के एक वहाँ पर जगह लगती है जिसका नाम है निम्बाहेड़ा, वहीं के टेलर का ये नंबर था। पुलिस लगभग इस घटना स्थल से 90 किलोमीटर दूर वहाँ पर जाती है और उस टेलर से बातचीत करती है और उस टेलर से पूछा जाता है। साथ ही जो मरने वाले थे उनकी फ़ोटो मौके पर जो बन सकती थी उन फोटो को वहाँ पर दिखाया जाता है कि क्या तुम इनको पहचानते हो, क्या तुम इनको जानते हो। टेलर कहता है कि हाँ, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको पहचानता हूँ, ये शर्ट मेरे हाथों की ही सिली हुई है। आपको एक काम करना चाहिए, हांसुबाड़ी कॉलोनी है निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में, आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। अब पुलिस की दोनों जो टीमें थी वो वहाँ पहुँच जाती है निम्बाहेड़ा में। वहाँ जाकर के ये पता चलता है कि ये जितने भी मरने वाले थे 6 के 6 वो एक ही परिवार के थे। अब इस परिवार में कोई बचा हुआ नहीं था। दरअसल मरने वाला यूनुस शेख उर्फ सोनू, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी चांद तारा उर्फ सोनिया, जिसकी उम्र 33 साल के आसपास होती है। बड़ा बेटा जिसका नाम अशरफ होता है, उम्र 10 साल के आसपास होती है। एक बेटी गुड़िया जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होती है। और तीसरा वाला जो बच्चा होता है जिसका नाम शादिया उर्फ आशितो होता है, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है। और सबसे छोटी बच्ची जो होती है शकीना, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है। अब पुलिस वालों ने जब इसके बारे में जांच पड़ताल की, मोहल्ले वालों को बुलवाया जाता है, उनके देख रेख में घर का दरवाज़ा खुलवाया जाता है और घर का दरवाज़ा खुलवाने के बाद घर के अंदर डायरी और एक पन्ना मिलता है। उस पन्ने पर एक नंबर लिखा हुआ होता है। जब उस नंबर को डायल किया जाता है तो इस मरने वाले के परिवार से उसका ताल्लुक होता है। उसने कहा कि आपको हमारे घर पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको पड़ोस में जाने की ज़रूरत है। पड़ोस में एक सलीम नाम का आदमी रहता है, उसके घर में जाओ, आपको कातिल वही मिलेगा और हो ना हो वही कातिल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो इसका ये यूसुफ शेख का कोई और नहीं बल्कि ये सलीम था। जैसे ही पुलिस को ये लीड मिलती है, पुलिस एकदम से पुलिस के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उम्मीद की जो किरण थी वो पुलिस की आगे बढ़ती चली जा रही थी, रोशनी फैली जा रही थी इस केस में, पुलिस को मदद मिल रही थी। आखिरकार सलीम के घर को चारों तरफ से फिर घेर लिया जाता है और जैसे ही सलीम के घर को घेरा जाता है तो पुलिस आवाज़ लगाती है कि सलीम जितनी जल्दी हो सके अपने आप को कानून के हवाले कर दो, आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा भरोसा है कि ये 6 के 6 जो कत्ल है वो तुमने ही किए हैं, किसी और ने नहीं किए हैं। अब ये मोहल्ले वाले भी अपने अपने घर से निकल आते हैं। पुलिस वाले जब गिरफ्तारी करने के लिए आए थे तो कुछ लोग देख कर के एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये पुलिस कर क्या रही है। दरअसल पुलिस करे क्या, क्योंकि पुलिस को जो लीड मिली थी वो इसी घर की मिली थी। घर का दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, लेकिन जब पता चलता है तो पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल सलीम तो लगभग जून का एक शुरुआती जून का महीना होता है और ये बात होती है 2015 की। इस घटना से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही सलीम की मौत हो चुकी थी, वो भी नेचुरल मौत हुई थी। और इस घटनाक्रम से उसका कोई लेना देना इसलिए नहीं बनता था क्योंकि वो मर चुका था, तो फिर वो कैसे किसी की हत्या करेगा। लेकिन जिसने दरवाज़ा खोला था वो दरवाज़ा खोलने वाला सलीम का बेटा होता है और सलीम का बेटा ही पूरी जानकारी दे रहा था कि उसके पिता की लगभग 1-1.5 महीने पहले मौत हो चुकी है। पुलिस वाले जब उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं तब उसकी आंखें कुछ बोल रही थी, उसका चेहरा कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी कुछ न कुछ इशारा कर रही थी। लेकिन पुलिस वालों ने यहाँ कुछ नहीं किया,
पुलिस फिर अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी पुलिस वाले आपस में बैठकर के बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हो ना हो सर, एक बार फिर से हमें उस घर में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बातचीत की, कितने सारे संस्करण थे उनके बारे में बातचीत की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। जो हमें सलीम का बेटा मिला था, जिसका नाम शराफत है, शराफत कुछ न कुछ अजीब तरीके की बातें कर रहा था। आपको फिर से बात करनी चाहिए। पुलिस अब शराफत के पास चली जाती है और इस कहानी में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि 6 की 6 लाशों का किसी ने भी क्लेम नहीं किया था। कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये हमारे अपने हैं। इसीलिए मजबूर में ही पुलिस ने उन सभी के सभी का, जो कि 6 के 6 और जो 4 बच्चे थे और जो मियाँ बीबी थी, सभी का सुपुर्द खाक पुलिस ने अपने देखरेख में कराया था। आखिरकार पुलिस ने शराफत से फिर से पूछा कि 27 जुलाई 2015 की रात तुम कहाँ पर थे और 28 जुलाई 2015 के दिन में तुम कहाँ पर थे। उसने कहा कि मैं अपने दोस्त, जिसका नाम राजेश पुत्र रतन लाल खटीक होता है, जो कि नीमच और कुटेश्वर चौधरी एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला वो होता है, वो वहीं पर गया हुआ था, उसके पास वो होता है। पुलिस ने उसका नाम और उसका एड्रेस और उसकी जानकारी ली। पुलिस नीमच पहुँचती है और नीमच कुटेश्वर पहुँचने के बाद वही चौधरी मोहल्ला लगता है, वहाँ पर जाती है और राजेश से फिर पूछताछ करती है। राजेश से पूछा जाता है कि 27 जुलाई 2015 की रात तुम कहाँ पर थे, साथ ही 28 जुलाई 2015 के दिन में तुम कहाँ पर थे। फिर वो कहता है कि साहब, मैं अजमल शरीफ के दरगाह में हिजारत करने के लिए गया हुआ था। और उससे फिर पूछा जाता है कि तुम्हारा जो दोस्त है, जिसका नाम शराफत है, वो कहाँ पर था। तो वो कहता है कि साहब, वो भी मेरे साथ ही गया हुआ था और ये घटना स्थल भी उधर अजमेर के तरफ ही था, यानी कि अजमेर और भीलवाड़ा जो रास्ता था, उसी रास्ते पर ये मतलब कि कत्ल हुआ था। पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया सस्पेक्ट के आधार पर और इनसे बातचीत करनी शुरू की। और फिर शुरुआत में जो शराफत होता है, वो थोड़ी अजीब तरीके की बातें कर रहा था, सही से वो जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू किया, तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल उसके पिता का नाम सलीम और जो मरने वाली महिला होती है, उसका नाम होता है चांद तारा उर्फ सोनिया। जब उनसे उनके बारे में बताया जाता है तो पता चलता है कि उसके बाप के उस चांद तारा के साथ अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों की वजह से ही सलीम घर पर अजीब तरीके की बातें करता था, लड़ाई करता था, झगड़े करता था, पूरे परिवार को बेइंतहा परेशान किया करता था। और ये बातें वो काफ़ी दिन से देख रहा था और इसी बात को देखते हुए शराफत घुट रहा था अपने अंदर ही अंदर। जब वक्त आगे बढ़ता है तो कहता तो किसी से नहीं था। हालांकि चांद तारा के परिवार से भी शराफत अच्छे से पेश आता था, लेकिन फिर भी उसका पिता जब वो घर में आता था तब वो क्लेश करता था। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, इसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक इसके पिता की 2015 में मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद जब इनका पिता का 40वां था तो 40वां में उसके पड़ोसियों को बुलाया जाता है और चांद तारा और ऋषभ को भी बुलाया जाता है। तब उन्होंने न केवल आने से मना किया, बल्कि उसके बहन के साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया। और इसी बात को देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने सोच लिया कि जीते जी मेरे बाप ने मुझे परेशान किया ही किया था, मरने के बाद भी माँ और जो ये सलीम है, वो मरने के बाद भी उसके परिवार को परेशान कर रहा है। साथ ही जो पड़ोसन है चांद तारा, उसका व्यवहार आज तक भी ठीक नहीं हुआ है। इसलिए उसने तैयारी कर ली पूरी कि वो किसी भी कीमत पर इसको छोड़ेगा नहीं, इसे हर हाल में मारेगा। इसलिए वो पूरी तैयारी करने लगता है और खुशामद करता है और कहता है कि हम लोगों को अजमेर शरीफ चलना चाहिए, हिजारत करने के लिए चलते हैं। शराफत ने पूरी प्लानिंग बनाई, अपने दोस्त जो राजेश होता है उसको तैयार किया, साथ ही जो पड़ोसी यूसुफ था उसको भी तैयार करता है, उसकी पूरी फैमिली को तैयार कर लेता है। 27 जुलाई 2015 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास ये तैयार हो जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद चले जाते हैं अजमेर की तरफ। और जैसे ही अजमेर की तरफ ये जा रहे होते हैं तो रास्ते में जिला भीलवाड़ा के पास एक
सुनसान जगह लगती है। सुनसान जगह पर एक गाड़ी रोकते हैं और जब देखा जाता है कि यूसुफ, उसकी पत्नी चांद तारा, जो उसके बच्चे होते हैं, वो सब के सब आराम से सो रहे थे इत्मीनान से। गाड़ी साइड में रोक दी जाती है किनारे और उसके बाद तलवारें निकाली जाती है और तलवार निकालने के बाद चांद तारा और उसके जो पति होता है यूसुफ शेख पर लगातार ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने बचने की तमाम कोशिशें की। जब तक वो जद्दोजहद कर सकते थे, अपनी जान बचाने का प्रयास कर सकते थे, तब तक उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास उनके असफल हो जाते हैं। राजेश और उसका जो साथी होता है शराफत, दोनों मिल करके पति और पत्नी की हत्या कर देते हैं। बच्चे जाग जाते हैं और बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। बार बार वो कह रहे थे कि हमारी अम्मी, हमारे अब्बू को तुम मत मारो, लेकिन उनके सर पर एकदम खून सवार था और वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते थे। हत्या कर देते हैं, लाशों को फेंक देते हैं और उसके बाद यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर जाते हैं और दूर जाने के बाद बच्चों का रोना वहाँ पर बंद नहीं हो रहा था। उन्हें लगने लगता है कि ये बच्चे पूरी कहानी बयान कर देंगे, पकड़े जाएंगे, इसलिए एक एक बच्चों को उतार रहे थे और एक एक बच्चों को उतारने के बाद उनकी गर्दनों को कलम कर रहे थे। चारों बच्चों को मार करके पास में एक गड्ढा होता है, उस पानी में उनको फेंक देते हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर तक अजमेर की तरफ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर वापस लौट करके अपने निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में वापस आ जाते हैं और वो ऐसे रह रहे थे जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पुलिस उस टेलर की मदद से, पुलिस ने टेलर का जो एक टैग होता है जो शर्ट पर लगा हुआ था, उसकी मदद से कातिलों को पहुँचती है और इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। आखिरकार 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल के बाद 6 अगस्त 2022 को भीलवाड़ा के अपीलित शासन न्यायालय से इन मामले में एक आदेश होता है और आदेश में ये बताया जाता है कि शराफत और जो उसका साथी होता है उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कत्ल किया था वो वाकई में बहुत जीनियस तरीके से कत्ल किया था, बहुत ही भयानक तरीके से किया था। इस घटनाक्रम के बाद पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर के लोगों में दहशत फैल जाती है कि आखिरकार कोई इतना हीनियस और इतना दर्दनाक और इतना भयानक कत्ल कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरीके से इसने सलीम और उस महिला के चांद तारा के आपस में अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों की वजह से वो सब चीज़ें घर के अंदर भी आया करती थी और सलीम अपने बच्चियों को भी परेशान किया करता था, अपने पत्नी को भी परेशान किया करता था, उन्हें टॉर्चर किया करता था। इससे बच्चों के अंदर बाप के प्रति नफरत पैदा हो जाती है, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर सकते थे। अचानक उसकी मौत हो जाती है और चांद तारा से फिर वो बदला लेता है और उस बदले की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। तो दोस्तों, यही होता है, अवैध संबंधों का जो परिणाम होता है बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है। तो रिश्ते में हमेशा वफादार और सच्चता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।